Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. My dear students, on the last occasion we was discussing about the case control study. Hello? On the last occasion we was discussing about the case control study. Have you idea about the case control study? Hello? The बेटा केस कंट्रोल स्टडी है, एक कंपैरिजन स्टडी है. उसमें एक केसेस होते हैं, एक दो पॉपुलेशंस होती है. एक केसेस मीन्स डिजीज, दूसरा मैच करने के लिए हम कंट्रोल ग्रुप रख देते हैं और उसमें देखते हैं कि कंपैरिजन करके कि इसमें डिजीज क्यों हुई और इसमें डिजीज क्यों नहीं हुई है. तो कोई एक्सपोजर होता है जैसे सिगरेट स्मोकिंग का, तो वो एक स्मोकर और नॉन स्मोकर के बीच में कंट्रोल ग्रुप नॉन स्मोकर का बना के हम कंपैरिजन करते हैं. केस कंट्रोल स्टडी इसको कहते हैं. केस कंट्रोल स्टडी बेटा ये है कि both exposure and outcome occurs before the onset of study. अगर आप स्टडी करना चाहेंगे बेटा केस कंट्रोल, तो उसका मतलब पहले डिजीज हो चुकी होगी. दिस इज द स्टडी फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज. एक्सपोजर है, सिगरेट स्मोकिंग है, causes cancer. And in this case control study there is a use of the control group for matching. कि हम मैचिंग करते हैं, फिर हम एसोसिएशन देखते हैं मैचिंग में कि हम मतलब जो एसोसिएशन जिसमें मिलती है तो क्यों मिली, और जिसमें एसोसिएशन नहीं मिलती है तो हम कहते हैं कि दिस इज द कॉज. तो हम बिहाइंड द इटालॉजी. टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द कोहॉर्ट स्टडी. These both are the case control study, these both are the observational analytical studies. So now we are starting with the cohort study. As on the screen you are already read, there is some band of warriors, an ancient Roman military unit, a band of warriors, person banded together at here, a group of persons with a common statistical characteristics. Means cohort की माना ये है बेटा ग्रुप. cohort की माना ये है कि ग्रुप means group of persons with the common statistical characteristics, just like a birth date. Or in epidemiology, the term cohort is defined as a group of people who share a common characteristics or experiences with the defined time period, age, occupation, exposure. I mean to say cohort means group of the peoples. Cohort study is an other type of the analytical observational study undertaken to obtain additional evidence to refute or support the existence of an association between the suspected cause and disease. बेटा जैसे स्मोकिंग कॉज करती है कैंसर को, तो सस्पेक्टेड कॉज हम जो तो केस कंट्रोल में भी देखा, रिस्क रेशो और रेशो हमने केस कंट्रोल स्टडी में मैथमेटिकल कैलकुलेशन की. लेकिन इसको और मतलब जो एडिशनल एविडेंस लेने के लिए हमने जो है ना कोहॉर्ट स्टडी करते हैं. ठीक है. कोहॉर्ट स्टडी इज एन अदर टाइप ऑफ एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन स्टडी अंडरटेकन टू ऑब्टेन एडिशनल एविडेंस टू रिफ्यूट और सपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एसोसिएशन बिटवीन सस्पेक्टेड कॉज एंड डिजीज. Now, what is cohort study? Cohort study is known as by variety of the names. Longitudinal study कई सालों तक चलती है. Prospecting study हम देखते हैं उसमें कैसे चेंजेस आती है आगे आगे तरफ. Forward looking study, incidence study के incidence कैसे होता है डिजीज का. Widely used the term is the cohort study. जैसे बेटा मैंने कहा कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जो होते थे केस कंट्रोल स्टडी के, बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम अकर्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ द स्टडी. देयर इज अ स्टडी फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज. सिगरेट स्मोकिंग इफेक्ट, कॉज लंग कैंसर. ये केस कंट्रोल स्टडी में. और केस कंट्रोल स्टडी में हम कंपैरिजन ग्रुप लगाते हैं जो मतलब एनालिसिस करने के लिए.
तो यहाँ पर जो फीचर्स डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जो कोहॉर्ट स्टडी के हैं, द कोहॉर्ट आर आइडेंटिफाइड प्रायर टू द अपीयरेंस ऑफ डिजीज। हम जो कोहॉर्ट लेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल लेंगे, उसमें डिजीज नहीं होगी। फर्क है केस कंट्रोल स्टडी में और कोहॉर्ट में। पहला फर्क क्या है कि प्रायर टू द डिजीज, प्रायर टू द अपीयरेंसेस ऑफ द डिजीज, उसको हम लॉन्ग टर्म देखेंगे कि ये डिजीज कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है एक्सपोजर के हवाले से। The study groups so defined are observed over a period of time to determine the frequency of the disease among them. क्या? तो स्टडी ग्रुप है, उसको डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करेंगे उसके करेक्टरिस्टिक को, फिर ऑब्जर्व करेंगे पीरियड ऑफ टाइम to determine the frequency of disease. The study proceeds forward from cause to effect. हम cause से जाएंगे toward the effect के पास, लेकिन केस कंट्रोल स्टडी में इफेक्ट टू कॉज है। यहाँ पर कॉज की हमें स्टडी करनी है। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी है, इंसिडेंस स्टडी है। वाइडली यूज्ड टर्म इज अ कॉट। कॉट मीन्स ग्रुप ऑफ द पीपल्स। Start with people फ्री ऑफ डिजीज। हम स्टार्ट कैसे करते हैं? फ्री ऑफ डिजीज से। उसके बाद हम क्या करते हैं? असेस द एक्सपोजर एट द बेस लाइन। उसका एक्सपोजर जो भी है बेस लाइन से हम उसको असेस करते हैं, एनालाइज करते हैं। असेस द डिजीज स्टेटस पर थ्रू फॉलो अप, और डिजीज स्टेटस जो असेस करते हैं हम फॉलो अप करते हैं। भाई 10 साल के लिए हमने या 5 साल के लिए हमने डॉक्टर्स ले लिए, एक मतलब डॉक्टर्स का ग्रुप बनाया। कोई आप आई स्पेशलिस्ट है, कोई एनटी स्पेशलिस्ट है, कोई रेडियोलॉजिस्ट है, ठीक है ना। तो सारा उनका हम देखेंगे भाई कि उनको हम एंट्री करेंगे, दे ऑल आर हेल्दी। फिर देखेंगे तो उनको क्या तकलीफ हुई, रेडियोलॉजिस्ट को एक्सरे के वेब के क्या तकलीफ हुई, तो हम उसको देखेंगे, ठीक है। एक हमने ग्रुप बनाया, फिर कंपेरिजन करेंगे। भाई कंपेरिजन ये है कि जो डॉक्टर्स एक्सरे के एक्सपोजर में नहीं है तो उनको कंडीशन ये क्रिएट नहीं हुई, और जो डॉक्टर्स एक्सरे के एक्सपोजर में है तो उनको ये कंडीशन क्रिएट हुई। इट मीन्स देयर इज सम रिलेशनशिप, इट मीन्स देयर इज सम एसोसिएशन। भाई एसोसिएशन है तो उसकी एसोसिएशन स्ट्रांग कितनी है उसके लिए हम ये स्टडी करते हैं। मीन्स स्टार्ट विथ पीपल free of disease, assess the exposure at the baseline, assess the disease status at follow-up. Are you getting my point, my sons and daughter, or not? Hello? Hello? Yes, sir. Really or not? नहीं समझ में आता है तो मैं बेटा रिपीट करूं? जी बेटा, अच्छे तो समझ में कि न तो अच्छे। Are you understanding my thing? Hello? Hello? Now, indication of the cohort study. Indication क्या है, हम कैसे करते हैं? When there is a good evidence of an association between the exposure and disease. भाई जब आप स्टडी करें शुरू करेंगे, आप एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, आप रिसर्चर हैं, when there is a good evidence, एक एविडेंस होनी चाहिए कि भाई हम देखते हैं जो बंदे ज़्यादातर स्मोकर हैं या इस मतलब माइन में काम करते हैं, यूरेनियम माइन में, तो इनको ये कंडीशन हुई है, ठीक है ना। या सिलिकॉन मतलब किसी माइन में काम करते हैं या ऐसे, तो इनको ये कंडीशन हुई है। इट इज देयर इज अ गुड एविडेंस ऑफ एन एसोसिएशन बिटवीन द एक्सपोजर एंड द डिजीज। या आपको एग्जांपल ऐसे, किसी रास्ते से आप आते हैं भाई, रोजाना उससे मतलब आते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, कैसे, तो अल्टरनेट लेते हैं। मीन्स आपके पास एग्जाम में एविडेंस है एसोसिएशन के। अगर जाएंगे तो भाई हम लेक्चर टाइम के ऊपर नहीं पहुँच सकेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल है फॉर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। When there is a good evidence of an association between the exposure and disease, when exposure is rare, but the incidence of disease is high among the exposed, e.g. special exposure group like X-ray to the healthy workers, ठीक है ना। When the exposure is rare but the incidence of disease is high, तब हम स्टडी करेंगे। भाई इंसिडेंस बहुत हाई है और एक्सपोजर है
रेयर है, जैसे हेल्थ वर्कर्स में है। व्हेन फॉलो अप इज इजी, जब उसका देखें तो आप फॉलो अप इजी कर सकेंगे, तो क्वाड को स्टडी करेंगे, क्वाड स्टडी बनाएंगे। अगर फॉलो अप नहीं होगा तो क्वाड स्टडी आपकी नहीं होगी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी है, इंसिडेंट्स हम देखते हैं। व्हेन एम्पल्स आर फंड्स आर अवेलेबल, जब आपके पास प्रॉपर फंड्स होंगे। तो इंडिकेशन ऑफ क्वाड क्या है बेटा? when there is a good evidence of an association between exposure and the disease, means उसका रिलेशन हमें मिलता है किसी डिजीज से। जैसे कोई मतलब एक एरिया है टाउन की या विलेज है, उधर उसके खाने में मतलब सोडियम क्लोराइड ज्यादा है बेटा, तो मतलब देयर इज एविडेंस है आपके पास कि भाई इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ठीक है ना? तो ऐसे ही मतलब एविडेंस का हवाला है। व्हेन एक्सपोजर इज रेयर बट द इंसिडेंस ऑफ डिजीज इज हाई। ये एक्सरे का है, रेयर एक्सपोजर मतलब एक्सपोजर तो है ना, मतलब कुछ लिमिटेड बंदों में है, तो ऐसे ही। व्हेन फॉलो अप इज इजी, जब उसका फॉलो अप आप इजी बनाएंगे, ऐसे नहीं जो बंदे चले जाएं और ट्यूशन बायस हो जाए, बंदे चले जाएंगे। व्हेन एम्पल ऑफ फंड्स आर अवेलेबल, indication of the cause. This is the example of the cancer control study, backward direction है, exposure है, outcome of disease है, ठीक है ना? This is the case control study, yes or no हम देखते हैं। This is forward डायरेक्शन है, एक्सपोजर है, आउटकम है, yes हम फॉरवर्ड लुकिंग करेंगे, हम लुक करेंगे और देखेंगे। दिस इज अ क्वाड स्टडी, दिस इज बाय द क्लिनिकल ट्रायल। मीन्स जो कोहॉर्ट स्टडी बेटा हम करते हैं बिल्कुल नॉर्मल बंदे लेते हैं और उसमें एक्सपोजर का असेस करते हैं। जब केस कंट्रोल स्टडी है वो डिजीज हो चुकी होती है। मीन्स क्वाड स्टार्टेड विद द नॉर्मल ग्रुप ऑफ द पीपल, क्वाड मीन्स ग्रुप ऑफ द पीपल। फ्रेमवर्क ऑफ क्वाड कैसे बनाएंगे आप? क्वाड स्टडी को कैसे बनाएंगे आप? क्वाड स्टडी को जकरिया जकरिया एक स्लाइड ठाए दे बाबा, जकरिया चिंता स्लाइड ठाए दे। एचयू हाँ ठीक है विबे यार, फ्रेमवर्क तकलीफ माफ कर जाए यार, वो तो अच्छे ना। फ्रेमवर्क ऑफ क्वाड स्टडी studies, in contrast to case control study which proceeds from effect to cause. The basic approach in quad study is to work from cause to effect. Cause to effect. That is, in a case control study, exposure and disease have already occurred when the study is started. जब हम इनिशिएट करते हैं स्टडी को तो क्या होता है? एक्सपोजर डिजीज है ऑलरेडी अकर्ड। In the quad study, the exposure is occurred, but the disease has not. ठीक है ना? एक्सपोजर वाले अकर होता है। दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ इट। दिस इज a 2x2 टेबल। डिजीज स्टेटस येस और नो, स्टडी क्वाड, कंपैरिजन क्वाड। दूसरा हम क्वाड बनाते हैं हम कंपैरिजन करते हैं। दिस इज ए एक्सपोजर मींस स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर फॉर एग्जांपल। दिस इज टोटल, दिस इज अ कॉलम टोटल, दिस इज अ रो टोटल। तो क्या बनाते हैं? तो ये स्टडी ग्रुप है, ठीक है, तो ए प्लस बी, ए को डिजीज है, बी को नहीं है। फिर क्या है? ये स्मोकर है। फिर सी प्लस डी है, ये एक्सपोजर भी नहीं है लेकिन डिजीज हुई है सी को और डी को नहीं हुई है, ठीक है ना? तो हम देखेंगे भाई सी को कैसे, उसमें इंसिडेंस कितना है। तो हम देखते हैं कि सी में बहुत कम होता है इंसिडेंस, क्योंकि एक्सपोजर नहीं है। जो एक्सपोजर है उसमें ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल ए, उसमें एक्सपोजर ज़्यादा है तो डिजीज इंसिडेंस भी बहुत ज़्यादा है। दिस इज अ फ्रेमवर्क ऑफ द क्वाड 2x2 स्टडी। दिस इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। General consideration while selection of the quad, both the quad are free from the disease. Disease कंपेरिजन ग्रुप जो क्वाड हम कंपेरिजन करते हैं वो भी डिजीज से फ्री होना चाहिए और जो वो भी हो, ठीक है। बोथ ग्रुप्स शुड इक्वली susceptible to the disease.
बोथ ग्रुप को हम देखेंगे कि मतलब दोनों को मतलब ससेप्टेबल है, कभी भी दोनों को डिजीज आ सकती है, लेकिन हम देखेंगे जिसमें एक्सपोजर है उसमें डिजीज ज्यादा है. बोथ द ग्रुप शुड बी कंपेरेबल. Diagnostic and eligibility criteria for the disease should be defined well in advance. उसका मतलब diagnostic और eligibility criteria उसकी आप एक शेड्यूल करेंगे, उसको आप उस मुताबिक रखेंगे. जनरल कंसिडरेशन है, जब आप क्वाड स्टडी शुरू करेंगे उसमें एक मतलब क्वाड बनाएंगे या उसको अंदर ही क्वाड का एक कंपैरिजन ग्रुप बनाएंगे. जो ग्रुप बनाएंगे फ्री ऑफ डिजीज होगा, या एक आपको क्वाड ग्रुप है एक्सपोयर का, दूसरा नॉन एक्सपोयर का क्वाड ग्रुप है. ठीक है ना, दोनों ससेप्टेबल हो सकते हैं डिजीज से. ठीक है ना, नॉन स्मोकर भी हो सकते हैं, स्मोकर भी हो सकते हैं. बोथ द ग्रुप शुड बी इक्वली ससेप्टेबल है, दोनों को मतलब तकलीफ हो सकती है. क्यों? ठीक है. बोथ द ग्रुप शुड बी कंपेरेबल, उसकी हम करेंगे. और डायग्नोस्टिक और एलिजिबिलिटी उसकी कराएंगे, भाई स्टडी में कौन से हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारी, और डायग्नोस्टिक कंडीशन मतलब रखेंगे. एलिमेंट्स ऑफ द क्वाड स्टडी, आंसर्स क्या है क्वाड इज सिलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट. स्टडी का सब्जेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे. ऑब्टेनिंग डेटा ऑन द एक्सपोजर. सिलेक्शन ऑफ, भाई क्या है सिलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट. भी सिगरेट स्मोकिंग है, उसका मतलब एक्सपोजर स्मोकिंग है, उसका क्या इफेक्ट होता है. ऑब्टेनिंग डेटा, फिर उनसे हम डेटा लेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे. उसके बाद हम सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप बनाएंगे, मतलब ग्रुप ही होगा, और फॉलो अप करेंगे उनको. फॉलो अप करके उनका तजिया करेंगे. दिस इज कॉल्ड एन एनालाइज. दिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स ऑफ द कोहॉर्ट स्टडी, जो आंसर होते हैं कोहॉर्ट स्टडी के. आप सुनते जाए, फिर बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. अभी सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, जनरल पॉपुलेशन, होल पॉपुलेशन इन एरिया, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेंगे. स्पेशल ग्रुप ऑफ द पीपल्स हम लेंगे. सिलेक्टेड ग्रुप, ऑक्यूपेशनल ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप. जैसे डॉग स्टडी एक हुई थी भाई, तो करेक्टरिस्टिक देख रहे थे 1940 में मेरे ख्याल में. तो अमेरिकन चिल्ड्रेन और अफ्रीकन चिल्ड्रेन के करेक्टरिस्टिक उनको मतलब सेग्रीगेट करने के लिए देखते थे, उनमें क्या हैबिट्स है, उसमें क्या हैबिट्स है. इससे एक्सपोजर लिया, फिर मतलब उनसे इंफॉर्मेशन ली. ठीक है ना. एक्सपोजर ग्रुप, पर्सन्स हैविंग एक्सपोजर टू द सम फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स. एक्सपोजर ग्रुप है, जैसे एक्सरे एक्सपोजर टू द रेडियोलॉजिस्ट है. ठीक है ना, एक्सपोजर ग्रुप के हवाले से लेंगे. तो सिलेक्शन ऑफ द स्टडी सब्जेक्ट्स, जनरल पॉपुलेशन है, होल ऑफ द पॉपुलेशन एरिया, उसमें से सैंपल आप निकालेंगे. स्पेशल ग्रुप ऑफ द पीपल, स्पेशल ऑक्यूपेशन लेंगे, एडवोकेट्स लेंगे, डॉक्टर्स लेंगे. ठीक है ना. एक्सपोजर ग्रुप से पर्सन हैविंग एक्सपोजर, उसको एक्सपोजर है या नहीं है. जो एक्सपोजर ग्रुप है उसका हम नॉन एक्सपोजर से कंपैरिजन करेंगे. भाई नॉन कंपैरिजन करके हम देखेंगे कि इंसिडेंस ज़्यादा किस में है, एक्सपोजर में है या नॉन एक्सपोजर में है. अगर है तो उसकी ताकत, स्ट्रेंथ कितनी है. ठीक है. उसके बाद ऑब्टेनिंग डेटा ऑन एक्सपोजर, फिर डेटा लेंगे पर्सनल इंटरव्यू से, मेल क्वेश्चनर होगा, मतलब किताबत के हवाले से, नेट के हवाले से. रिव्यू ऑफ द रिकॉर्ड करेंगे. डोज ऑफ ड्रग, रेडिएशन जैसे है, डोज ऑफ ड्रग कितना देता है, रेडिएशन किसको कितनी है, टाइप ऑफ सर्जरी वाट एवर में भी. मेडिकल एग्जामिनेशन और स्पेशल टेस्ट, हम जैसे ब्लड प्रेशर है, सीरम कोलेस्ट्रॉल है, उसके मतलब पीरियडिक मतलब एग्जामिनेशन कराएंगे. एनवायरमेंटल सर्वे कराएंगे कि माहौल उधर का कैसे है. By obtaining the data of the exposure, we can classify the part as exposed and non-exposed groups. By degree of the exposure can be sub-classifying the cohort study. Obtaining the data of the exposure, we can classify the cohorts, exposed and non-exposed. ठीक है ना. भाई एक कोहॉर्ट है, ग्रुप है, एक स्मोकर्स है, उस ग्रुप में एक नॉन स्मोकर्स है. ठीक है ना. सेम एज है, सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो एक उसका हम कंपैरिजन उधर से ही करेंगे. नहीं तो हम उधर से नहीं करेंगे, तो मतलब बाहर एक क्वाड बनाएंगे, उधर से आप मतलब हम करेंगे. और फिर उसकी डिग्री ऑफ द एक्सपोजर करेंगे, कितनी डिग्री है, कैसे है. सिलेक्शन ऑफ द कंपैरिजन ग्रुप, इंटरनल कंपैरिजन, उस क्वाड से ही, जैसे मैं अभी आपको बताया, ओनली वन क्वाड इज इन्वॉल्व इन द स्टडी, सब क्लासिफाई द इंटरनल कंपैरिजन. ठीक है. एक्सटर्नल कंपैरिजन, बाहर से हम कंपैरिजन करेंगे.
जैसे more than one quart in the study for purpose of the comparisons is a quart of radiologist compared with the ophthalmologist. एक रेडियोलॉजिस्ट हम जो कंपैरिजन करेंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के हवाले से, ठीक है ना, वो डॉक्टर्स हमने मतलब आई स्पेशलिस्ट भी रखे हैं और रेडियोलॉजिस्ट भी रखे हैं, ठीक है ना, तो उसकी कंपैरिजन करेंगे भाई रेडियोलॉजिस्ट को इतनी तकलीफ क्यों हुई, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को क्यों नहीं हुई, तो इधर कंपैरिजन भी बन गया। कंपैरिजन वो तो जनरल पॉपुलेशन भी कर सकते हैं रेट्स के हवाले से कि जनरल पॉपुलेशन में ये रेट्स कितने डिक्रीज हैं जो एक्सरे डिपार्टमेंट में काम वगैरह नहीं करता है। इफ no comparison group is available, we can compare the rates of study accord with the general population. Cancer rate of the urinum minus over the cancer in general population. जनरल पॉपुलेशन में हम देखेंगे उधर कैंसर रेट क्या है, और जो यूरेनम माइंस में काम करते हैं, माइनर्स जो होते हैं बंदे जो काम करते हैं उनके हम कंपैरिजन करेंगे भाई यूरेनम एसोसिएशन कैसे कैंसर मतलब क्या है, यूरेनम माइनर्स में ज़्यादा क्यों होता है, जनरल पॉपुलेशन में ये कैंसर क्यों नहीं होता है। एक्चुअली दिस इज कंपैरिजन आई मीन टू से। उसके बाद फॉलो अप करेंगे इसमें, किसमें, क्वाड स्टडी में हम फॉलो अप करते हैं आपके नहीं डेटा आउटकम भाई क्या है, तो आप मतलब मेल क्वेश्चनर्स के हवाले से टेलीफोन से आपकी तबीयत कैसे है, ठीक है, वो कहेगा यार कुछ अभी तकलीफ है, मेरा एक्सरे फाइंडिंग सही नहीं आया है, ठीक है, इस हवाले से मतलब बताएंगे टेलीफोनिक कॉल से या पर्सनल है, डॉक्टरों ने ये कहा है, ठीक है, इंटरव्यूज है, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उनका, उसका रिकॉर्ड रिव्यू होगा, सर्वेलेंस ऑफ द डेथ रिकॉर्ड, फिर उसका हम अगर कोई बंदा मतलब बीच में गुजर जाता है तो हम उसका सर्वेलेंस करेंगे डेथ रिकॉर्ड के कि काज ऑफ डेथ उसकी क्या थी, ठीक है ना, क्योंकि रिकॉर्ड हमारे पास होता है कि मतलब उसका हमने क्वार्ट में ग्रुप में तो थे लेकिन उसका हम डेथ रिकॉर्ड भी देखेंगे। फॉलो अप is the most critical part of the study, longitudinal study, forward looking study है। फॉलो अप इसका मतलब बहुत तरीके का होना चाहिए, फॉलो अप कंटिन्यूस होना चाहिए। सम लॉसेस टू द फॉलो अप इज इनएविटेबल, भाई लॉसेस तो हो सकते हैं, मतलब वो इनएविटेबल है, कोई बंदा कैसे डेथ हो जाता है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, या कोई माइग्रेशन कर रहा है, या कोई बंदा मतलब माइनर्स वर्कर था फिर उसने चेंज कर लिया अपना वर्क किसी मतलब दूसरी जगह बाहर आ गया, कोई मतलब फील्ड में काम कर रहा है माइंस में काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही मतलब होता है। और लॉस टू द फॉलो अप इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द क्वाड स्टडी। जो क्वाड स्टडी में हमें लॉन्ग टर्म स्टडी है, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी है, इसमें एक ड्रॉबैक है हमें क्या है, फॉलो अप का, जैसे मतलब कहते हैं आर्टिफिशियल बायस वगैरह कहते हैं, फॉलो अप का बायस, ठीक है ना। उसके बाद हम इसकी एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ द इंसिडेंस रेट अमंग द एक्सपोज एंड द नॉन एक्सपोज, तो एस्टिमेशन ऑफ रिस्क हम बनाते हैं कैलकुलेशन करके, इंसिडेंस रेट रेडियोलॉजिस्ट में कैसे इंसिडेंस है कंडीशन का, एक्सपोजर उनका एक्सरे से है, और हम दूसरा नॉन एक्सपोज है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज द एस्टिमेशन ऑफ द रिस्क। जब हम रेडियोलॉजिस्ट को एस्टिमेट बना के हम रिस्क को उनको बताएंगे भाई आप इतने टाइम रहेंगे, मतलब ये आपको तकलीफ हो सकती है, दिस इज कॉल्ड एज द एस्टिमेशन ऑफ द रिस्क। एक पॉपुलेशन को हम एस्टिमेशन बनाएंगे भाई इतने स्मोकर है तो इन स्मोकर को इतने स्मोकर को मतलब ये तकलीफ हो सकती है, जो 20-15 साल से ज्यादा 20 सिगरेट से ऊपर पीते हैं उनको ये कैंसर की कंडीशन मुझे बताने की बेताबी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो 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 Yes, sir, we are getting. So there is some noise there. The estimation of the risk. Estimation of the risk. This is the incidence rate of the outcome. Disease status 2/2 table. Already we have discussed. Exposure, yes. No exposure. This is the disease. This is the total. This is a row total. This is the column total. This is incidence rate among exposed.
इंसिडेंस रेट अमंग नॉन एक्सपोज हम देखते हैं, नॉन एक्सपोज में कितना इंसिडेंस रेट है, एक्सपोज में कितना है, ठीक है ना। एक तो हम इंसिडेंस रेट अमंग एक्सपोज देखेंगे, दूसरा इंसिडेंस रेट हम अमंग नॉन एक्सपोज देखेंगे। तो एस्टिमेशन ऑफ रिस्क उधर से ही हमें पता पड़ेगा ना किसी का जब एस्टिमेट। सो रिलेटिव रिस्क हम इसमें लेते हैं, एस्टिमेशन ऑफ द रिस्क। रिलेटिव रिस्क ये है कि बेटा इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग एक्सपोज्ड पर्संस, इंसिडेंस ऑफ द डिजीज अमंग नॉन एक्सपोज्ड पर्संस। भाई जो स्मोकर्स हैं उसको रिलेटिव रिस्क, उसका रिस्क का रेशियो कितना है, मींस इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग एक्सपोज्ड पर्संस, इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग नॉन एक्सपोज्ड पर्सन। दिस इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। उसके बाद हम देखते हैं रिस्क डिफरेंस। Risk difference means attributable risk. Incidence of disease among exposed persons minus incidence of disease among non-exposed persons divided by incidence of disease among exposed persons. इसमें हम क्वार्ट स्टडी में एक तो बेटा हम देखते हैं रिलेटिव रिस्क, उस उधर हम रिस्क रेशियो देखते थे। रिस्क रेशियो रिलेटिव रिस्क एक ही मतलब एक डिस्कशन है, ठीक है, इसकी डिस्कशन है। रिलेटिव जो रिस्क है एक रिलेशन है रिस्क का, मतलब एक्सपोजर के हवाले से, ठीक है ना। दूसरा हम इसमें रिस्क डिफरेंस देखते हैं जिसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ठीक है। रिस्क डिफरेंस में लिखते हैं तो इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग एक्सपोज पर्सन, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, minus incidence of disease among non-exposed persons divided by the incidence of disease among the exposed persons. इसको क्या बोलते हैं भाई, एट्रीब्यूटेबल रिस्क और रिस्क डिफरेंस। तो स्मोकर्स में और नॉन स्मोकर में कितना डिफरेंस है रिस्क का। दिस इज स्मोकर्स, लंग कैंसर, yes, no lung cancer. This is about 7,000 total, means 70%. Non-smokers are the 3%. So this is a incidence of the lung cancer towards the this is towards, means each year there are more 70%. Each year in non-exposure group, non-smoker there are only 3%. So this is called as a risk ratio। रिस्क रेशो इतना है कि मतलब, और रिलेटिव रिस्क इसकी मतलब है कितनी, एक हम एट्रीब्यूटल रिस्क इसका मतलब हम निकालते हैं, रिस्क की मतलब डिफरेंस निकालते हैं कि भाई नॉन स्मोकर में ये कंडीशन इतनी मतलब कम हो सकती है और रिस्क डिफरेंस के हवाले से इतना डिफरेंस पड़ता है, और मतलब स्मोकर जो है उसमें मतलब कितना हो सकता है, ठीक है ना। दिस इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। Incidence of lung cancer among the smokers 70 divided by 7,000, 7,000, 10% per thousands population. Incidence of lung cancer among non-smokers 3 divided by 3,000 people means 1%. Difference क्या है, 10% उधर और 1% इधर, means 1 per thousand, sorry 1% मैं कहता हूँ 1 per thousand किसमें, नॉन स्मोकर्स में, 10 per thousand किसमें, स्मोकर्स में। दिस इज द रिस्क डिफरेंस, दिस इज द रिस्क रेशियो। लंग कैंसर is 10 times more common among the smokers than the non-smokers. So 90% of the cases of lung cancers among the smokers are attributed to their habits। उसकी वाबस्तगी कैसे है भाई, एक्सपोजर्स की वाबस्तगी है। This is a mathematical, means incidence of lung cancer among the smokers, incidence of lung cancer non-smokers, means smokers में 10% है इंसिडेंस और नॉन स्मोकर में 1% है। तो 90% of the cases of the lung cancer among smokers are attributed to their habits, ठीक है। तो अगर वो स्मोकर नहीं होंगे तो उसमें 1% डिजीज का चांस है लंग कैंसर का, अगर वो स्मोकर होंगे तो उसमें 10% चांसेस हैं। ये एक डिफरेंस है, और एक ये रिस्क रेशियो भी है, रिस्क रिलेशन भी है। सो टाइप्स ऑफ द क्वाड स्टडी पहले ही हमने डिस्कस की, मतलब उसके बताया था फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी है, टाइप्स ऑफ द क्वाड स्टडी है, प्रोस्पेक्टिव क्वाड स्टडी,
retrospective quad study, combination of the retrospective and prospective quad. एक तो भाई prospective forward looking study हम देखते हैं, तो आगे आगे देखिए तो होता है क्या क्या होता है, कैसे कैंसर कंडीशन. retrospective quad और historical quad है. retrospective quad और historical quad भाई कैसे हम करते हैं स्टडी. हम जाते हैं आज से 50 साल पीछे, हम जाते हैं. हमने कोई रिकॉर्ड उठाया किसी फैक्ट्री का, टायर फैक्ट्री का रिकॉर्ड उठाया कि भाई हमने उधर रिकॉर्ड उठाया, एक मतलब जो लेबर ग्रुप है उसका, दूसरा ऑफिशियल ग्रुप है उनका. हमने तो भाई एक लेबर ग्रुप का जो लेबर ग्रुप है जो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है टायर केमिकल्स के हवाले से, तो हमने एक उसका ग्रुप बनाया, एक क्वाड बनाया. दूसरे बंदे वही मैचिंग करके हम रखेंगे जो ऑफिस में काम करते थे उस जमाने में. हमने दोनों का रिकॉर्ड उठाया, इसको हिस्टोरिकल क्वाड कहते हैं. हमने दोनों का एक रिकॉर्ड उठा के फिर देखते हैं भाई दोनों की एंट्री कैसे हुई, एक की लेबर में हुई, दूसरा ऑफिशियल क्लास में हुई. तो लेबर को कॉन्सिक्वेंसेस जो मतलब कि वो क्या थे लेबर में दे आप होता इन कॉन्टेक्ट होता टायर फैक्ट्रीज डायरेक्टली, ठीक है, तो उनको ये तकलीफ हो गई. और जो ऑफिस के काम करते थे वो मतलब टायर फैक्ट्री के अंदर ही काम करते थे लेकिन ऑफिशियल वर्क करते थे, लेकिन उसका एसोसिएशन इतना ज़्यादा नहीं था टायर फैक्ट्री के हवाले से, केमिकल्स के हवाले से. तो उनका कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हुआ, उनको क्या हुआ, मतलब वो देखेंगे, उसकी मैचिंग करेंगे. बात वो रिकॉर्ड सारी रिकॉर्ड से हिस्टोरिकल क्वाड है, सारी रिकॉर्ड से हम दो रिकॉर्ड लेके हमने दो ग्रुप बना दिए. उसमें ग्रुप बना के कि उनकी एंट्री कैसे हुई, उसका एक्सपोयर कैसे हुआ, उनके बाद उसकी डेस्टिनेशन क्या हुई. तो देखेंगे भाई जो या एग्जाम्पल ऐसे ले लें बेटा कि हमने 50 साल बाद में या 60-70 साल बाद में कोई हमने मतलब स्टडी की एक फैक्ट्री की, उसमें एक स्मोकर थे, एक नॉन स्मोकर थे, ठीक है ना बेटा. तो एक हमने स्मोकर का ग्रुप बनाया, एक्सपोयर उनको था, एक नॉन स्मोकर का ग्रुप बनाया. तो लेकिन हम स्टडी करते आए दोनों को हम देखते आए. भाई देखा गया कि मेजॉरिटी ऑफ स्मोकर जो क्या थे लंग कैंसर में इन्वॉल्व है, जो नॉन स्मोकर थे वो मेजॉरिटी ऑफ लंग कैंसर में नहीं इन्वॉल्व है, वो कोई किसी का दूसरा और काज था. इट मीन्स देयर इज सम एसोसिएशन ऑफ स्मोकिंग विद लंग कैंसर. दिस इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव और हिस्टोरिकल क्वाड. हमने हिस्ट्री से लिया, पुराने रिकॉर्ड से लिया, फिर उधर से हमने दो ग्रुप बनाए, दो ग्रुप बना के उनको हमने कंपैरिजन की, उसको हमने एक्सपोजर असेस किया. ये बिल्कुल मतलब ये हिस्ट्री से हमने, ठीक है ना. जैसे पुरानी हिस्ट्री के कोई पिक्चर्स वगैरह होते हैं बेटा, देखते हैं मुगल आजम वगैरह जैसे पिक्चर्स हैं, उस जमाने की प्रेजेंटेशन करते हैं ना. हम तो ये करंट ये है, हम तो करंट उस जमाने के 2-3 सदी पीछे, 3 सदी पीछे की हम प्रेजेंटेशन करते हैं ना, ऐसे ही मतलब इसको हिस्टोरिकल क्वाड कहते हैं. और कॉम्बिनेशन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एंड क्वाड स्टडी. प्रोस्पेक्टिव क्वाड मीन्स फॉरवर्ड लुकिंग, रेट्रोस्पेक्टिव क्वाड मीन्स हिस्टोरिकल क्वाड. हमने कहा कि दो ग्रुप बना के फिर उनका मतलब स्टडी करेंगे, दोनों को हम मतलब हमने देखा कि कैसे उनकी मतलब एक्सपोजर का कितना असेस किया. फिर कंबाइंड और रेट्रोस्पेक्टिव एंड द प्रोस्पेक्टिव. भाई हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम ब्लास्ट हो गया, ठीक है ना. ये तो एक मतलब हो गई, रेट्रोस्पेक्टिव हो गई. प्रोस्पेक्टिव देखेंगे कि किस किस बंदों में कैसे कैसे कौन कौन सी कैंसर कंडीशन, कौन कौन सी क्लिनिकल कंडीशन डेवलप हुई. रेट्रोस्पेक्टिव हिरोशिमा नागासाकी ब्लास्ट. और फॉरवर्ड हम फिर देखेंगे आगे आगे तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन में वो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव क्वाड. सो टाइप्स ऑफ क्वाड स्टडी बेटा कितनी है, 3 टाइप्स हैं. प्रोस्पेक्टिव जैसे अनडेटेड कॉमन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी है, दूसरा हम हिस्ट्री का क्वाड बनाते हैं. सारी हिस्ट्री को हम मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि पुरानी मतलब पिक्चर्स वगैरह जैसे हिस्टोरिकल पिक्चर्स बनाते हैं, ऐसे ही हम ग्रुप बनाते हैं. और जो तीसरी है कॉम्बिनेशन ऑफ द रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव क्वाड. एक हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर ब्लास्ट हुआ जापान में, उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे, प्रोस्पेक्टिव हम देखेंगे भाई कौन कौन से. दीज आर दी टाइप्स, these are the types. Quad study की strengths, weakness and opportunities. Quad study में we can find out the incidence rate and risk.
वीकनेस क्या है, लॉस ऑफ फॉलो अप हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, मोर देन वन डिजीज रिलेटेड टू द सिंगल एक्सपोजर ऑफन रिक्वायर्स अ लार्ज सैंपल, ठीक है, इसमें है। कैन एस्टेब्लिश अ काज एंड इफेक्ट, उसमें हम एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। गुड वेल एक्सपोजर इज रेयर, मिनिमाइज सिलेक्शन एंड इंफॉर्मेशन बायस, ठीक है। और वीकनेसेस क्या है, लॉस ऑफ फॉलो अप है, ऑफन रिक्वायर्स लार्ज सैंपल्स, इनइफेक्टिव फॉर रेयर डिजीजेस, रेयर डिजीज में मतलब वीकनेस ये है, रेयर इनइफेक्टिव है, लॉन्ग टाइम कंप्लीट, years लग जाते हैं, कॉस्टली है, इथिकल इशू भी मतलब इसमें कुछ हो सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द वीकनेस, दिस इज अबाउट दी मतलब स्ट्रेंथ कितनी है, ताकत कितनी है, वी कैन फाइंड आउट द इंसिडेंट्स डायरेक्टली। और मोर देन वन डिजीज रिलेटेड टू द सिंगल एक्सपोजर, उसका भी हमें पता पड़ेगा, मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा डिजीज भी मतलब, ठीक है ना, सिंगल एक्सपोजर से। सो दिस इज अबाउट द टू सम एक्सटेंट क्वाड स्टडी। तो क्वाड स्टडी बेटा क्या, हम कैसे शुरू करते हैं क्वाड स्टडी? Quad study, quad means group of the peoples with the same characteristics, ठीक है। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हम एक ग्रुप लेते हैं, इस ग्रुप में जो पहले बंदे ये देखें या बीच वाले सेंटर वाले देखें ये स्मोकर्स हैं, दूसरे नॉन स्मोकर्स हैं, माना दो ग्रुप बन गए, अंदर से ही एक एक्सपोजर स्मोकर के, दूसरा नॉन एक्सपोजर, या सारे ग्रुप को आप एक ही बना दें, फिर दूसरा ग्रुप हम जनरल पॉपुलेशन से लेते हैं जो नॉन एक्सपोजर ग्रुप है, ठीक है ना, ऐसे ही। तो इसमें क्या देखते हैं क्वाड स्टडी में, अंदर एनालिटिकल स्टडी है, ऑब्टेन्ड एडिशनल एविडेंस हम देखते हैं। तो क्वाड स्टडी के इसके नाम से भाई कौन कौन से नाम से, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी है, इंसिडेंटल स्टडी है, डिस्टिंग्विशर क्या है, फ्री ऑफ डिजीज से बंदे होने चाहिए क्वाड के हवाले से, स्टडी ग्रुप मतलब ऑब्जर्व करनी चाहिए वो होते हैं पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी है, ठीक है। स्टार्ट विथ पीपुल्स फ्री ऑफ डिजीज, हम केस कंट्रोल स्टडी फ्री ऑफ डिजीज से नहीं करते हैं, ठीक है, उसमें एक डिजीज है और एक नॉन डिजीज है। असेस द एक्सपोजर एट बेस्ट लाइन, हम उनका एक्सपोजर देखते हैं, असेस द डिजीज स्टेटस देखते हैं। इंडिकेशन ऑफ क्वाड, कब हमें स्टार्ट करते हैं, गुड एविडेंस होनी चाहिए एसोसिएशन की, व्हेन एक्सपोजर इज रेयर, व्हेन फॉलो अप उसका इजी जब हो, ठीक है, व्हेन हमारे पास एम्पल ऑफ फंड होने चाहिए। फ्रेमवर्क बनाते हैं क्वाड का, फ्रेमवर्क है ये 2x2 की टेबल है, ठीक है। बोथ द क्वाड्स आर फ्री फ्रॉम द डिजीजेस, बोथ द ग्रुप शुड बी इक्वली ससेप्टेबल, बोथ द ग्रुप शुड बी कंपेरेबल, डायग्नोस्टिक एंड इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाएंगे। एलिमेंट्स ऑफ क्वाड, सिलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट हम लेंगे, डेटा उनसे लेंगे, सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप बनाएंगे, फॉलो अप लेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है बेटा, फॉलो अप लेंगे। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इंसिडेंस रेट देखते हैं, इंसिडेंस रेट अमंग द एक्सपोज्ड, इंसिडेंस रेट अमंग द नॉन एक्सपोज्ड, जिसको हम रिलेटिव रिस्क कहते हैं, इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग एक्सपोज्ड नॉन एक्सपोज्ड। और उसमें हम रिस्क डिफरेंस देखते हैं कि रिस्क का डिफरेंस कितना है, जैसे ऑलरेडी हमने एट्रीब्यूटेबल रिस्क जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई क्या है, जहाँ पर 10% मतलब है, 10 पर 1000 पर था, 1000 पर 10 मरीज कैंसर के आ जाते हैं, लेकिन जो नॉन एक्सपोजर है उसमें एक होता है, ठीक है ना। तो क्या कितना डिफरेंस है, तकरीबन 9 का डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूटेबल रिस्क। 90% of cases are lung cancer among the smokers are attributed to their ठीक है। इसके नाम क्या है भाई, टाइप्स ऑफ क्वाड स्टडी है, प्रोस्पेक्टिव क्वाड स्टडी, फॉरवर्ड लुकिंग है, रेट्रोस्पेक्टिव और हिस्टोरिकल क्वाड, हम हिस्ट्री से लेके दो ग्रुप बनाते हैं पुरानी स्टडी से, ठीक है, उसको बना के फिर उनकी कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि वो उनकी डेस्टिनेशन क्या हुई, या कॉम्बिनेशन ऑफ जब रेट्रोस्पेक्टिव क्वाड स्टडी, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, दिस इज, फिर उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब एक फायदे कौन से हैं, कैन फाइंड आउट द इंसिडेंट्स हम देखते हैं, मोर देन वन डिजीज के भी हम रिलेटेड टू द सिंगल एक्सपोजर से हम पता पड़ रहा है भाई ये डिजीज, इस डिजीज में ये और कंडीशन भी हो सकती है,
اور ہم ایک اسٹیبلش کرتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ کے حوالے سے، اور اس کے لاسا فالو اپ ہے ویکنیس، مطلب جیسے بایاس وغیرہ ہو جاتا ہے، اور لانگ ٹرم ہے، ایکسپینسو ہے. This is the weakness. I think this is a much. Any question from your side, my sons and daughter? Is it so difficult topic before you, I think? Hello? Sir, Hello? sir, what is the جی بیٹا. difference between the attributable and relative risk جی بیٹا. ratios? جی جی. Difference between the attributable and the relative risk factors ratio. بیٹا دیکھو، incidence rate among the exposed persons, incidence rate among the non-exposed persons. رسک ریشو ہم اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. انسیڈنس ایکسپوز میں بھی دیکھیں گے، نان ایکسپوز میں، ٹھیک ہے نا بیٹا. ہلو ہلو. Yes, sir. Yes, sir. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم رسک ڈفرنس نکالتے ہیں، مائنس کرتے ہیں. جیسے مائنس ہم نے کیا کہ انسیڈنس آف لنگ کینسر امنگ اسموکرس، ٹھیک ہے. Attributable risk incidence of disease among exposed minus incidence of disease among non-exposed. Minus کیا incidence of disease among exposed. یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے، ٹھیک ہے، فارمولا کے تحت اس میں ہم ڈفرنس دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو دیکھا گیا کہ بھائی 100 میں 1000 میں سے 10 بندے جو ہے نا کینسر میں آ سکتے ہیں اگر اسموکرس ہیں، اور جو نان اسموکرس ہیں اس میں سے ایک بندہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. ڈیزیز ہو سکتی ہے ان کو، لیکن اس کی مطلب ڈیزیز رسک تو مطلب ڈیزیز کی ہے ہی ہے نا، لیکن اس میں ایک کی ہے 1000 کے اوپر، اور مطلب اور اس میں جو ہے نا جب ایکسپوئر ہے تو اس میں تقریباً جو ہے 10 بندوں کے مطلب 1000 کے اوپر کینسر کی کنڈیشن ہو سکتی ہے. Have you got my point? اس کے بعد Sir, but what is the difference between the attributable population risk ratio? Between the attributable risk ratio? رندو تو ॻाल्हाए न पुट. Yes, sir. हाणे ॿुध ॻाल्हि सम्झ जी. हाणे हिकिड़ी रिलेटिव रिस्क, रिलेशन रिस्क जी, रिलेटिव रिस्क, ठीकु आहे न. रिलेटिव रिस्क Yes, sir. इंसिडेंस ऑफ डिज़ीज़ अमंग एक्सपोज पर्सन्स. एक्सपोज पर्सन्स माना जेके स्मोकर आहिनि, मुंहिंजा पुट, मुंहिंजा स्टूडेंट जंहिंमें स्मोकर आहिनि न बाबा, त स्मोकर में इंसिडेंस केतिरो आहे जेको आहे डिज़ीज़ जो, ऐं जो इंसिडेंस ऑफ डिज़ीज़ अमंग नॉन स्मोकर्स. नॉन स्मोकर में केतिरो जेको आहे नॉन स्मोकर में तूं ॾिठो त हिन में जेको आहे 1 पर 1000 पॉपुलेशन आहे, ऐं हुन में चाहे जेको आहे स्मोकर्स में 10 पर 1000 पॉपुलेशन आहे. दिस इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव रिस्क. हैव यू गॉट माय पॉइंट? हैव यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. दिस इज Yes, sir. कॉल्ड अ रिलेटिव रिस्क. ठीकु आहे न बाबा. उन खां पोइ आहे असां रिस्क डिफरेंस ॾिसंदा आहियूं इन में, त रिस्क जो डिफरेंस केतिरो आहे स्मोकर्स में ऐं नॉन स्मोकर्स में, ठीकु आहे न. जेके चवनि था पिया एट्रीब्यूटेबल रिस्क, रिस्क जी वाबस्तगी घणी आहे, रिस्क डिफरेंस घणो आहे, त ॾिठो वियो त एट्रीब्यूटेबल रिस्क जेको आहे सो जेकी स्मोकर्स में आहे उहा जेको आहे सो 10,000 ते, ऐं जेको आहे नॉन स्मोकर्स में आहे उहा आहे 1 आहे हुन ते. हाणे सम्झी वए. रिस्क डिफरेंस असां माना जॾहिं बि डिफरेंस जी ॻाल्हि ते वाबस्तगीअ जे हवाले सां एट्रीब्यूटेबल इनखे जेको आहे रिस्क करे चवंदासीं. हैव यू गॉट माय पॉइंट? अगर yes, sir. अगर सर 0 हो जाए डिफरेंस, 0 हाँ रिलेटिव रिस्क रेशियो. अगर सर 0 हो जाए, 0 छा जो रिलेटिव रिस्क रेशियो उहो बिटवीन थी दी सघे 0. थो, पर आहे त बाबा स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन ॾिसंदा आहियूं न. स्मोकर्स घणी हुन में घणो आहे, असां स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन ॾिसंदा आहियूं. हाणे इहा स्ट्रेंथ असां जेको आहे एसोसिएशन ॾिसीजे त केतिरी ताक़त आहे जेको आहे सो मतिलबु हुन में स्मोकर में केतिरो जेको आहे सो परसेंट थी सघे थो, केतिरो टाइम थी सघे थो, उहो केतिरी थी सघे थी पई, ऐं नॉन जो स्मोकर सर में सिलेक्शन ब्याज, सिलेक्शन सिलेक्शन ब्याज भी ऐं ब्लेंडर भी इफेक्ट सिलेक्शन करे बाया सघनि बाबा था. ॾिसो न. हाणे जेको आहे तो असां मैचिंग न करे सघीसीं. हाणे हिकिड़ो तूं जेको आहे 40 इयर्स जो कयो आहे, मतिलबु हिकिड़ो स्मोकर आहे, ठीकु आहे न बेटा. हाणे जेको नॉन स्मोकर जेको आहे त असां कयो आहे उहो जेको आहे असां 20 सालनि जो खयो आहे, त सिलेक्शन बायास थी वियो न पुट. मैचिंग न थींदी न एज जे हवाले सां. इहे बायास जेको आहे एरर्स, बायास मीन्स एरर्स, डेविएशन फ्रॉम द रूल्स, इहे हिन में थींदा ब्लेंडर्स आहिनि. भी हूंदा आहिनि, ब्लेंडर्स भी जी हूंदा बेटा, आहिनि, ब्लेंडर्स भी हूंदा आहिनि, इफेक्ट ब्लेंडर्स कंदा आहिनि. यस सर. जी छा जी ब्लेंडर्स
Yes, sir. Blenders can जी also बेटा, affect on the code study. उहो त ॾिसणा आहिनि न फ्रेमवर्क करिणो आहे न पुट, फ्रेमवर्क करिणो आहे न असांखे सॼो। हिन जो फ्रेमवर्क जेको डिस्कस कयोसीं न, हिन खे फॉलोअप करिणो आहे। सिलेक्शन ऑफ कंपेरिजन ग्रुप, ऑब्टेनिंग डेटा, सिलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट असां पहिरियों खणंदासीं न, सॼो जेको आहे खणंदासीं। स्टडी डिज़ाइन करनी है ना, फ्रेमवर्क करिणो आहे। एलिमेंट्स ऑफ गॉड जे हलूं था पिया, सिलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट, ऑब्टेनिंग डेटा ऑन एक्सपोजर, सिलेक्शन ऑफ द कंपेरिजन ग्रुप, फॉलोअप करिणो आहे, एनालिसिस करिणो आहे। इहा असांजा हिकिड़ा एलिमेंट्स आहिनि। जेकॾहिं तव्हां क्वाड, इफ यू आर स्टार्टिंग द क्वाड स्टडी, जेकर आप क्वाड स्टडी स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले तो आप जो है सिलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद उसकी ऑब्टेनिंग डेटा लेंगे, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कंपेरिजन ग्रुप लेंगे, ठीक है ना, फॉलो अप करेंगे। अभी बेटा ये है कि मैंने कहा पहले ही आपको कि ये एक ग्रुप है, ये क्या है बेटा, एक ग्रुप है, क्वाड है। अभी इसमें आप देख, मतलब इसको ऐसे समझें कि इसमें 25% जो स्मोकर्स हैं, बकाया जो 75% है वो नॉन स्मोकर्स हैं। इसमें तो दो ग्रुप बन गए ना इधर ही, एक सेम एज है, सेम मतलब ऑक्यूपेशन है, उनको हम देखेंगे, ठीक है ना। तो भाई इनका कंपैरिजन बनाएंगे उनसे, नॉन स्मोकर से, नॉन स्मोकर से उसका कंपैरिजन स्क्वाड से बनाएंगे। या फिर आप जो रिसर्चर हैं, आप यहाँ से नहीं बनाते हैं तो जनरल पॉपुलेशन से जाके कंपैरिजन बनाएंगे भाई, जो इस हवाले से कि भाई इन बंदों को एक्सपोजर है, स्मोकर है, ये बंदे नॉन स्मोकर हैं जनरल पॉपुलेशन में, तो जो एक्सपोजर वाले बंदे हैं उनको ये कैंसरस कंडीशन डेवलप उनने क्यों की, फिर उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, डेटा मतलब सभी मिला के, ठीक है ना। इसी वजह से इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, प्रोस्पेक्टिव स्टडी, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी। इसमें क्या है, स्टार्ट विद द पीपल फ्री ऑफ डिजीज, असेस द एक्सपोजर ऑन द बेसलाइन, असेस द डिजीज स्टेटस, फॉलो अप से जैसे हम बायस भी हो सकता है, ठीक है ना। यू गॉट माय पॉइंट्स? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. My last question, it is about example of the code study, Framingham code study. भाई Framingham. टॉल्स स्टडी एक हुई थी 1940s में, ठीक है ना। उसके बाद भी कुछ स्टडीज हुई थी, मतलब ओनो स्टडी थी कोई एक, मतलब मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा है, वो भी थी, वियतनाम की स्टडी थी या कहाँ की थी। तो ये डॉल्स स्टडी हुई थी, उसमें करेक्टरिस्टिक देखे थे बच्चों में, ठीक है ना। तो अमेरिकन और मतलब और अफ्रीकन बच्चों में या यूरोप ऐसे करेक्टरिस्टिक को सेग्रीगेट किया था। तो लॉन्ग टर्म स्टडी थी, फिर उनको देखा कि भाई ये जब छोटेपन में थे तो कैसे थे, बड़े हुए तो कैसे हैं, अफ्रीकन बच्चे जो छोटेपन में थे कैसे थे, बड़े हुए तो कैसे हैं, उनकी हैबिट्स क्या थी, उसका एक रिलेशन क्या था, एसोसिएशन उनकी देखी, ठीक है ना। ऐसे स्टडी चली थी, ये एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म स्टडी है, ठीक है। एनी अदर स्टूडेंट, माय सन्स एंड डॉटर्स प्लीज।